नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केवीएस के सर के चैनल में। आप जैसे ही यूट्यूब में सर्च मारेंगे केवीएस के सर तो हमारा चैनल आ जाएगा और आप इसी तरीके से केवीएस की तैयारी करते रहें। हम आपका मनोबल बढ़ाते रहेंगे, साथ में मिलकर तैयारी करेंगे और हम चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर लेकर आएँ। तो आज हम कक्षा 6 का कंटिन्यू करते हुए 10 नंबर लेसन पढ़ेंगे। झांसी की रानी बहुत ही प्यारी कविता है जिसको हम अपने शब्दों में बयां करेंगे और आपको समझाएंगे एक एक चीज़ को। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो ये आपको पता है, लक्ष्मीबाई आपके सामने है जिसे रानी झांसी कहा जाता है। झांसी की रहने वाली लक्ष्मीबाई, बहुत ही प्यारी कविता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आए थी फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी करने सबके मन में ठानी थी। ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसका पहले सार यहाँ से स्टार्ट करते हैं झांसी की रानी से। पहले हम इसका परिचय लेंगे कि जो झांसी की रानी जो लेसन है उसकी लेखिका कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखना, ये सुभद्रा कुमारी चौहान वही है जो महादेवी वर्मा ने अपने एक लेसन लिखा है बचपन के दिन। महादेवी वर्मा ने लिखा था बचपन के दिन, तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान की उसमें जिक्र करती है। एक हॉस्टल में दोनों रुकती है, तो महादेवी वर्मा की सबसे बेस्ट फ्रेंड में अगर आती है तो सुभद्रा कुमारी चौहान आती है। झांसी की रानी इन्होंने लिखा है ये। और इन्होंने एक कविता और भी लिखी है, जलियांवाला बाग में बसंत, ये भी इन्हीं की है सुभद्रा कुमारी चौहान की। बहुत प्यारी कविता, दोनों ध्यान रखना। प्रश्न यहीं से पहला बनेगा, झांसी की रानी जो कविता है वो किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अब हम पहले इनका परिचय लेते हैं थोड़ा सा। सुभद्रा कुमारी चौहान का कवियत्री परिचय क्या है? देश प्रेम और देशभक्ति की भावना जगाने वाली कविताओं की कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान सन 1905 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो होता है 1905 में प्रयाग में हुआ। ठीक है। इनके पिता का नाम रामनाथ और माता का नाम धीराज कुंवर था। ये याद रखना आपको। इनके पापा का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान की सुभद्रा कुमारी चौहान और रामनाथ और धीराज। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, राम है वो धीरज करने वाले हैं, तो इन दोनों का आपको कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक तरीके से याद हो जाएगा। उसके सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम कि रामनाथ है वो धीरज करने वाले थे, धीरज रखने वाले थे। धीरज कुंवर था। राजपूताना घराने के होने पर पर्दा प्रथा के कारण इनकी शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हो सकी। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, पर्दा प्रथा के कारण इनकी राजपूत घराने के होने तथा पर्दा प्रथा के कारण इनकी शिक्षा कितनी कक्षा तक हुई थी? तो 9वीं कक्षा तक हुई थी। पर कविताओं की रचना ये कम उम्र से ही करने लगी। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान सहपाठी थी। देखो, ये जिक्र आ भी गया इसमें। मैंने जो कहा था, महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के दिन में ये जिक्र किया है। जब ये हॉस्टल में गई थी महादेवी वर्मा, तब वो जिक्र करती है कि सुभद्रा कुमारी चौहान वहाँ उनको मिलती है। चौहान सहपाठी थी। इनकी मृत्यु मोटर दुर्घटना में 15 फरवरी 1948 को हुई। देखो, 1905 में इनका जन्म होता है और 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। याद रखना, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हो, 1948 और 1905, तो कितने साल इन्होंने? 8 में से 5 या 3 और 43, यानी 43 ईयर्स की होके महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान है वो इनकी डेथ हुई थी। तो कब हुई थी? मोटर दुर्घटना में 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। जलियांवाला बाग, और देखो मैंने कहा था ना जलियांवाला बाग में बसंत, ये बहुत ही प्यारी कविता इनकी। और झांसी की रानी इनकी प्रमुख कविताएं हैं। झांसी की रानी इनकी सुप्रसिद्ध कविता है जो लोगों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना जगाती है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है जलियांवाला बाग में बसंत ये किसकी कविता है? तो ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। और झांसी की रानी तो आपको पता ही है, जिसमें देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हम पहले यहाँ से पढ़ेंगे, सिंहासन हिल उठे। देखो, इसमें वो दिया नहीं है, कविता का सारांश दिया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट वो साथ साथ में पढ़ाता रहूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे पूरी कविता याद है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। भ्रकुटी तानने का मतलब होता है क्रोध करना। देखो, ठीक है, भ्रकुटी मतलब वो है, या भ्रकुटी ताना क्रोध करना, ठीक है। बूढ़े भारत में आई थी फिर से नई जवानी थी, यानी हमारी जो बूढ़े भारत में नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी। और दूर फिरंगी अंग्रेज़ों के लिए शब्द आता है, देखना, फिरंगी मर्दानी मर्दों के समान युद्ध करने वाली, ठीक है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में। अब इसके देखो ध्यान रखना,
ये प्रस्तुत पाठ बसंत भाग 1 में से संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी से ली गई है। सन कवित्री 1857 इसमें आते हैं ना, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी सन 57 में इनकी तलवार के बारे में वर्णन किया गया है। और बुंदेल उस टाइम जो गाना बजाना करते थे उनके मुंह से इन्होंने कहानी सुनी है। तो कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी मतलब मर्दों की तरह, यानी पुरुषों की तरह युद्ध करने वाली, पुरुषों के समान युद्ध करने वाली योद्धा। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जब शुरू हुई तो भारत में राजाओं की हलचल हुई, उनके शासन हिल गए, राजवंश अंग्रेज क्रोध हो गए, गुलामी के कारण जर्जर बूढ़े भारत में नया जोश पैदा हो गया। सब लोग अपनी खोई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। वे जान गए थे कि स्वतंत्रता एक अमूल्य है और इसलिए उन्हें अंग्रेजों शासकों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। और भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी थी। भारत की पुरानी तलवार कब चमक उठी थी? 1857 में झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से सुनी है। तो इसी के प्रश्न देखो, इसी का एक एक पैराग्राफ का प्रश्न है इसके नीचे, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी देखना, ठीक है ना। और ये हमने पढ़ लिया था। अब कविता परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा पहले, ठीक है। कविता परिचय में देखिए कि यहाँ से थोड़ा कविता परिचय भी दिया हुआ है, ये और देख लेते हैं हम। तो प्रस्तुत कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के विषय में बुंदेलखंड के हर बोले लोग आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के गीत गाकर सुनाते हैं। कवित्री कहती है कि उसने भी लक्ष्मीबाई की कहानी इन्हीं हरबोलों से सुनी है। कविता में भारत में बूढ़ा होने, आज़ादी प्राप्त करने का जोश लोगों में आने, लक्ष्मी के बचपन, जवानी, विवाह, विधवा होने, अंग्रेजों के षड्यंत्र को विफल करने, उन्हें परास्त करने, उन्हीं के साथ घमासान युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने का वर्णन इस कविता में किया गया है। इस कविता में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 के आसपास की राजनीति की स्थिति का पता चलता है, वहीं यह छात्रों में देश प्रेम की भावना और जगाने की मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। तो पहला हमने पढ़ लिया था। इसमें देखो पहला प्रश्न यही बनता है कि कविता और कवित्री का नाम क्या है? तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रस्तुत कवित्री किस घटना का वर्णन कर रही है? देखो किस घटना का वर्णन कर रही है? प्रस्तुत कवित्री है वो किस घटना का वर्णन कर रही है? 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लक्ष्मीबाई के योगदान का वर्णन कर रही है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के प्रारंभ में क्या हुआ था? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के में भारत के राजाओं में हलचल उत्पन्न हुई और उनके शासन हिल उठे, राजवंश अंग्रेजों पर क्रुद्ध हो गए, गुलामी के कारण बूढ़े भारत में जोश आ गया था। तो किसके शासन हिल चुके? भारत के राजाओं के। इसमें ध्यान रखना, भारत के राजाओं के शासन की बात की गई है। भारतवासियों ने क्या निश्चय किया? अंग्रेजों को भारत से भगाने का निश्चय किया। ये तो नॉर्मल प्रश्न आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे दूसरा जो आता है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। देखो कितनी प्यार। छबीली मतलब होता है सुंदर, ठीक है ना। जैसे पहली पंक्ति में कहा गया कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। छबीली मतलब होता है सुंदर, सुंदरी या चंचल। गाथा है मतलब कहानी होता है। कृपाण मतलब तलवार होता है। तो लक्ष्मीबाई है वो कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। प्रश्न ये आएगा कि कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन कौन थी, जिसका नाम बचपन का नाम क्या था? छबीली था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? छबीली था। और ये लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। बचपन से ही नाना के साथ पढ़ती थी और उनके साथ ही खेलती थी। उसे हथियार प्रिय थे, इसलिए बर्छी ढाल कृपाण कटार को अपनी सहेली मानती थी। ये आपसे पूछ सकता है ये सहेली किसकी थी? बर्छी ढाल कृपाण कटार उसे क्या मानती थी लक्ष्मीबाई? तो झांसी की रानी क्या मानती थी? तो झांसी की रानी मानती थी कृपाण कटार अपनी सहेली मानती थी। उसे बचपन में शिवाजी की वीरता की कहानियाँ याद आती थी। किसकी कहानियाँ याद आती थी? शिवाजी की वीरता की कहानियाँ याद आती थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। हमने बूंदेले हर बोलों की मुँह से सुनी कहानी, लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी। तो लक्ष्मीबाई कौन थी? उसके बचपन का क्या नाम था? देखो यहाँ से प्रश्न। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, जिसका बचपन का नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई को कौन कौन से हथियार चलाने आते थे? देखो प्रश्न आ गया ना। बर्छी ढाल कृपाण तथा कटार चलानी आती थी। बूंदेलों के मुख से क्या सुना जाता था? बूंदेले के मुख से यह सुना जाता था कि रानी लक्ष्मीबाई
है वो वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी है। आगे देखो, छबीली और कृपाण शब्दों के अर्थ लिखिए। छबीली मतलब मैंने अभी आपको बताया था, छबीली का मतलब होता है, छबीली का मतलब क्या होता है, सुंदर, सुंदरी, ठीक है, या चंचल, या कृपाण का मतलब होता है तलवार। तो हम तीसरा यहाँ पे फिर पढ़ेंगे। तीसरा क्या था कि इसमें एक बीच में रह गया था, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, मुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता के अवतार। देखो, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार थी। तो लक्ष्मी बाई ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थी कि लगता था कि यह तो लक्ष्मी है या दुर्गा है। किस ये प्रश्न आ सकता है कि वह लक्ष्मी मानती थी या दुर्गा मानती थी अपने आप को। उसकी तलवारों की चोट देखकर मराठे प्रश्न होते थे। कौन प्रश्न होते थे? मराठे प्रश्न होते थे। देख मराठे पुलकित होते, पुलकित मतलब प्रश्न होते, उसकी तलवारों के वार से। उसकी तलवार जब चलाती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी को अभी गर्दन उड़ा देगी। तो नकली युद्ध व्यू की रचना, खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यानी सेना का घेरा तोड़ना, दुर्गों को तोड़ देना, ये सब उसके, शत्रु के किलों को तोड़ना, खूब शिकार खेलना, ये सब उसके खेल हुआ करते थे। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी ही लक्ष्मीबाई की। देखो, लक्ष्मीबाई की कुल देवी का क्या नाम था? भवानी। ये प्रश्न बन सकते हैं, देखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो भवानी इनकी आराध्य देवी का नाम था। अब यहाँ से हम आराध्य थी, हमने अपनी बुंदेलों के मुँह से सुनी कहानी थी, ये तो आपको पता ही लग गया। लक्ष्मीबाई किसका अवतार थी? माँ दुर्गा का और वीरता का अवतार थी। ये आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। मराठे क्यों प्रश्न होते थे? मराठे लक्ष्मीबाई की तलवारों की चोट देखकर प्रश्न होते थे। लक्ष्मीबाई की प्रिय खेल कौन कौन से थे? लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल नकली युद्ध करना, व्यू बनाना मतलब घेरा बना के युद्ध करना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किलों को तोड़ना, शिकार खेलना, ये सब इसके प्रिय खेल थे। लक्ष्मीबाई की आराध्य को, आपसे ये प्रश्न पता है इसमें से कैसे आएगा? इसमें से आपको दे देगा कौन सा खेल इनका प्रिय नहीं था। शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किलों को तोड़ना, शिकार खेलना, एक चौथा कोई और डाल देगा। लक्ष्मीबाई की आराध्य कौन थी? लक्ष्मीबाई की आराध्य महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी थी। ये पूछ सकता है कौन सी स्टेट की, ध्यान रखना, कुलदेवी भवानी थी महाराष्ट्र की, याद रखना ये, ठीक है। तो हम आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही, आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीज़ें। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए और KVS में अपना नंबर पक्का कीजिए। और फॉर्म तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ने भर दिया होगा। नेक्स्ट, हुई वीरता की वैभव के साथ, चौथे में देखो, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब आप इनकी शादी हो जाती है, लक्ष्मीबाई के पति के नाम के जिक्र आएगा, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। वैभव मतलब धन संपत्ति, सुभट मतलब अच्छे वीर को सुभट कहा जाता है, याद रखना। ये पूछ सकता है आपसे। विरदावली मतलब यश की कहानी, जो वीर होते हैं उनकी यश की कहानी को विरदावली कहा जाता है। हुई वीरता के वैभव मतलब धन संपत्ति के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट का मतलब होता है अच्छे वीर। बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, देखो, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई धन संपत्ति से भरी झांसी में सगाई हुई थी। तो लक्ष्मीबाई की जो सगाई है वो कहाँ हुई थी? झांसी में हुई थी। वह विवाह के बाद झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी बनकर झांसी में आई थी। आपसे पूछ सकता है कि लक्ष्मीबाई रानी झांसी जो थी तो उनके पति का क्या नाम था? राजा गंगाधर। और आपको अगर याद नहीं रहता है तो मैं बता दूं, शक्तिमान का दूसरा नाम गंगाधर ऐसे कुछ बोलता था, तो उससे आपको याद रह जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम राजा गंगाधर। वो कहता ना, गंगाधर विद्याधर शास्त्री ऐसे बोलता था अपने आप को, शक्तिमान का उर्फ दूसरा नाम था। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बजी, खुशियाँ छा गई। रानी बुंदेलखंड के वीरों की यशोगाथा के साथ समान झांसी आई थी। लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया है। चित्रा को कौन मिल गया है? वीर अर्जुन मिल गया है। और शिव से मिली भवानी थी, अर्थात गंगाधर राव और लक्ष्मी की जोड़ी अर्जुन और चित्रा जैसी है। आपसे पूछ सकता है कि गंगाधर राव को यहाँ पे क्या बोला गया है? अर्जुन बोला गया है, ठीक है ना, अर्जुन मिल गया जैसे। और शिव को मिली भवानी थी। यहाँ भवानी शब्द जो है वो लक्ष्मीबाई के लिए। आपसे पूछ सकता है भवानी किसके लिए आया यहाँ पे, चित्रा किसके लिए आया? ये लक्ष्मीबाई के लिए शब्द आए रखना। तो इनको थोड़ा आपको हल्के में नहीं लेना है, एक कहीं से भी प्रश्न बना के दिया जा सकता है।
और अब की बार सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि छठी से लेकर 10वीं तक की किताबें दी हैं, तो आप किताबों को घोट के जो पी लेगा ना 100% उसका टीजीटी कोई नहीं रोक सकता केवीएस में, आपको बता दूं। और फिर हम जिनसे इंटरव्यू हुए हैं, जो मेरे साथ में हमारे साथ में जो जॉब लगे थे केवीएस के अंदर, उनके भी मैं इंटरव्यू आपको उन लोगों से मिलाऊंगा, कंडक्ट करवाऊँगा, और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात उनसे भी होगी, आप लाइव प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। वो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपनी तैयारी करेंगे, पूरे लेसन करेंगे कंप्लीट, ग्रामर करेंगे। लक्ष्मीबाई की जोड़ी अर्जुन और चित्रा शिव भवानी की जोड़ी जैसी है, हमने बुंदेलखंड के मुझसे हमने सुनी है लक्ष्मीबाई के वीरता की कहानी है, ठीक है। तो हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वीरता की प्रतिमूर्ति लक्ष्मीबाई की धन संपत्ति के साथ है वो झांसी में सगाई हुई। लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ? राजा गंगाधर राव से हुआ। लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की जोड़ी की तुलना किससे की गई? आगे ना प्रश्न देखो, चित्रा अर्जुन और शिव भवानी से। तो याद रखना, चित्रा मतलब लक्ष्मीबाई, गंगाधर मतलब अर्जुन, और गंगाधर मतलब शिव, और भवानी मतलब लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई के विवाह के अवसर पर क्या क्या हुआ? लक्ष्मीबाई के विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बजी और खुशियाँ छा गई। तो अब हम पढ़ेंगे 5 नंबर। 5 नंबर हमारा क्या है? उदित हुआ। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। जब रानी झांसी लक्ष्मीबाई है वो झांसी में आई बहू बनकर, तो उनके उदित हुआ मतलब जग गया, वहाँ का भाग्य जग गया, सौभाग्य जग गया। मुदित महलों में उजियाली छाई, और वहाँ के जो सोए हुए महल थे प्रसन्न, मुदित मतलब होता है प्रसन्न होना, ध्यान रखना, मुदित प्रसन्न महलों में उजाला सा छा गया। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर, कर मतलब हाथ होता है, उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली। कालगति का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है ना, कालगति का मतलब होता है मृत्यु होता है, ठीक है। तो काल घटा घेर लाना, ये मुहावरा है, काली घटा घेर लाने का मुसीबत आना, ये आपसे पूछ सकते हैं। कर मतलब हाथ होता है, मैंने बताया था, ठीक है ना। और कब भाई का मतलब कब अच्छी लगी, विधि मतलब ईश्वर विधान, निसंतान मतलब संतान रहित जिसके पुत्र नहीं होता है, शोक समाने का मतलब शोक में डूबी हुई। रानी के विवाह के बाद सौभाग्य जाग गया, महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया, किंतु धीरे धीरे समय के साथ दुर्भाग्य के बादल घिर आए, और रानी है वो विधवा हो गई है, और राजा गंगाधर है वो निसंतान, यानी उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा गंगाधर है वो एक युद्ध में मारे जाते हैं, और रानी है वो शोक में डूब जाती है, ठीक है। ये कहानी हमने बुंदेले के हर बोलों के मुँह से सुनी है। तो इस तरीके से हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। रानी के विवाह के बाद झांसी क्या दशा हुई? रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया था, और महलों में प्रसन्नता का प्रकाश फैल गया था। झांसी पर दुर्भाग्य के बादल कैसे गिराए? झांसी के राजा गंगाधर राव का ऐसमय निधन होने से झांसी पर दुर्भाग्य के बादल गिराए थे। कालगति और काली घटा घेर लेने का अर्थ क्या है? कालगति का मतलब है मृत्यु की चाल चलना, और काली घटा घेर लेने का मतलब होता है मुसीबतें आना, ठीक है ना, ये मुहावरे ध्यान रखना। विधि को दया नहीं आई, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विधि को दया नहीं आई, इसका अर्थ है भाग्य को भी रानी पर दया नहीं आई, और विधवा हो गई, वह शोक में डूब गई। तो अब हम पढ़ेंगे 6 नंबर हमारा, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। डलहौजी नाम का एक अंग्रेज था, हर्षाया मतलब प्रसन्न हुआ। दीप बुझने का मतलब मर जाना, जब गंगाधर राव मर जाते हैं तो दीप बुझना कहा जाता है, यानी वो एक ही थे, उनके संतान थी नहीं। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। आपको पता होगा, आप SST पढ़ते होंगे, तो डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाई थी एक। तो राज्य को हड़पने की नीति किसने अपनाई, ये प्रश्न पूछ सकता है। राजा अंग्रेज डलहौजी ने बनाई थी। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। दुश्मन को तो यही चाहिए था, जब राजा की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपनी सेना को भेज के वहाँ झंडा लहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। लावारिस का मतलब होता है कि जिसकी कोई संतान आगे थी नहीं उनकी, तो वो किला वीरान हो गया, तो वहाँ ब्रिटिश राजा ने अपना झंडा फहरा दिया, झांसी आया। अश्रुपूर्ण यानी आंसुओं से रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। झांसी क्या हो गई थी, अब वीरानी हो गई थी। बूंदेले हर बोलों की मुँह से हमने सुनी कहानी थी। तो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि दीप बूझना का मतलब होता है हर्षाया, मर जाना, और हर्षाया मतलब होता है प्रश्न होना। हड़पना मतलब होता है खा जाना, अधिकार कर लेना। लावारिस मतलब जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो। वीरानी मतलब सुनसान या उजाड़, और अश्रुपूर्ण मतलब आंसू से भरी हुई, ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ लिया, अभी मैंने आपको बता दिया। अपनी फौजें भेज कर वहाँ पे किले पे उन्होंने कब्जा कर लिया। झांसी का दीपक कब बुझ गया? झांसी का दीपक जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो झांसी का दीपक बुझ जाता है।
आगे देखिए, लॉर्ड डलहौजी क्यों प्रश्न हो गया। लॉर्ड डलहौजी प्रश्न इसलिए क्योंकि राजा गंगा झांसी के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई, तो उसको हड़प लेने से वो प्रश्न, उनको पता है हम हड़प लेंगे, अच्छा अवसर है, तो वो प्रश्न हो गया। गंगाधर राव के मरने के बाद डलहौजी ने क्या किया। गंगाधर राव के मरने के बाद डलहौजी ने अपनी फौज भेजकर झांसी पर कब्जा कर लिया, सीधी सी बात, ठीक है। रानी ने दुखित हृदय से क्या देखा। रानी ने देखा कि झांसी अब क्या रही है, उजड़ रही है, वीरान हो रही है। अब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है आगे वाला, अनुन्य विन्य नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी है, दासी अब महारानी थी, बूंदेले बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। अनुन्य विन्य का मतलब होता है प्रार्थना, निवेदन करना। विकट मतलब होता है कठिन परिस्थिति में, पैर पसारना मुहावरा है ये देखना, विस्तार करना। काया पलटना ये भी मुहावरा है, बदलाव आ जाना। पैर पसारना मतलब विस्तार करना। दासी मतलब नौकरानी बन जाना। तो कवित्री यही कहती है कि जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया, तब रानी ने उन्हें अनेक तरह से विनय में प्रार्थना की, परंतु सब बेकार चला गया। वह अंग्रेजों की माया ही थी। जब व्यापारी बनकर भारत आए थे, तब यहाँ के राजाओं को दया चाहते थे। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया और अपनी सारी परिस्थितियों में उनके पक्ष में थे। जिन राजाओं और नवाबों से वे सब दया मांगते थे, आज उन्हीं को अंग्रेजों ने पैर से ठुकरा दिया। भारत आने पर जो अंग्रेज व्यापारी यहाँ के राजाओं और शासकों पर हुक्म मानते थे, वही अंग्रेज यहाँ के आज शासन बन के बैठ गए। इसलिए रानी को दुख हो रहा था और वह वीरों की गाथाएं बुंदेलों के मुँह से हमने उस वीर की गाथाएं हमने सुनी है। अंग्रेज भारत में कैसे आए थे, व्यापारी बनकर। ये प्रश्न देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं एक एक प्रश्न निकला हुआ है इसके अंदर से, एक एक पैराग्राफ में से एक एक प्रश्न है कविता के। अंग्रेज भारत में व्यापार करके व्यापारी बनकर आए थे। अंग्रेज यहाँ आकर क्या चाहते थे, अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे और जो राजा थे उनसे दया चाहते थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अंग्रेजों ने अपना रूप किस प्रकार बदला। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने भारतीय शासनों को अपना गुलाम बना लिया, यहाँ के शासक बन गए। अनुन्य विन्य विकट काया पलटन शब्दों के अर्थ लिखिए। अनुन्य विन्यम का मतलब होता है प्रार्थना करना, विकट मतलब कठिन होता है, काया पलटना मतलब बदलाव आ जाना। आगे देखिए, छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, केशव पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर संतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब बर्मा पर अभी हुआ वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि में तो यही कहानी थी, बूंदेले हर बोलों से उन्हें हमने सुनी कहानी थी। बातों बातों में होता है आसानी से, घात मतलब प्रहार होता है, आक्रमण, घात मतलब आक्रमण या प्रहार, कौन बिसात मतलब क्या औकात है, वज्र निपात का मतलब करारी चोट, बर्मा मतलब बर्मा या म्यांमार का जो पुराना नाम था उसको कहा गया है। तो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के राज्यों के पतन के बारे में कवित्री कह रही है कि अंग्रेजों ने दिल्ली छीन ली पर उस पर अपना अधिकार कर लिया, उन्होंने लखनऊ को आसानी से जीत लिया, बिठूर के पेशवा को कैद कर लिया। पेशवा कहाँ के थे ये प्रश्न पूछेगा 100%, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिठूर के थे, पेशवा कहाँ के थे, बिठूर के पेशवा को कैद कर लिया, नागपुर पर आक्रमण कराया, उदयपुर तंजौर संतारा कर्नाटक आदि की क्या औकात थी जो अंग्रेजों ने इनको जीत लिया, पतन हो गया, बाकी सबका इनका आदि का सबका पतन हो गया। बंगाल मद्रास आदि राज्यों की कहानी भी ऐसी थी, वे जीते जा चुके थे। हमने बुंदेले हरबोलों की मुँह से कहानी सुनी है। झांसी की रानी सबसे अलग वीरांगना थी, वह पुरुषों से भी अधिक वीर गति से लड़ती थी। प्रस्तुत कवित्री में कवित्री क्या बताती है, प्रस्तुत कविता में कवित्री बताती है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के राज्यों के पतन के बारे में बताती है। अंग्रेजों ने सन 1857 के संग्राम में किस किस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, ध्यान रखना, दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, संतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, वर्मा आदि। क्योंकि यहाँ से बहुत कठिन प्रश्न बनेगा अगर वो दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, उदयपुर और इसमें मुंबई डाल दे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन शहरों के नाम आपको याद रखना, दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, संतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, वर्मा आदि पर अपना अधिकार कर लिया। बुंदेलों के मुँह से क्या सुना गया था, बुंदेलों के मुँह से सुना गया था कि झांसी की रानी सबसे अलग वीरांगना थी, वह पुरुषों से भी अधिक वीर गति से लड़ती थी। घात, कौन, पिसात, वज्र निपात शब्दों के अर्थ में, घात मतलब प्रहार होता है, कौन बिसात का मतलब क्या औकात होती है, वज्र मतलब होता है निपात मतलब करारी चोट। रानी रोई रनवासी, अब रानी वाला आगे वाला, रानी रोई रनिवासों में, रनिवास मतलब जहाँ पे रानियों के रहने का जो कमरा होता है उसको बोलते हैं रनिवासों में।
बेगम गम से थी बेजार, बेजार मतलब होता है पीड़ित, गम से पीड़ित थी वो। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार में। कलकत्ते के बाज़ार में रानी झांसी की क्या क्या चीज़ बिकती थी? गहने और कपड़े बिकते थे। ये प्रश्न याद रखना आ सकता है। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, और जो वहाँ के नीलाम थे, बोली लगाकर सामान बेचने वाला होता है नीलाम, मैं आपको बता दूं, तो वो अंग्रेज़ों के अखबार छापा करते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार, यानी वो कहते थे, बोली लगाते थे कि नागपुर के जेवर ले लो। नागपुर के जेवर मतलब रानी झांसी के जेवर थे वो, ठीक है ना, उनके कपड़े, और लखनऊ के नौलखा हार ले लो। इस तरीके से वो बोलियाँ लगाया करते थे। तो उनके बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, तो नीलामी हो रही थी उनकी। वे गहने जो औरतों रानियों की शोभा होते हैं, पर्दे की इज्जत थे। क्या थे गहने? गहनों क्या गया? पर्दे की इज्जत को कहा गया है, और वे दूसरों के हाथों से बिक रहे थे। यह कहानी हमने बुंदेलों के मुँह से सुनी है। तो इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहले, रानी लक्ष्मीबाई को क्यों दुखी थी? रानी झांसी की राजा की मृत्यु और अंग्रेज़ों द्वारा झांसी पर कब्जा अधिकार कर लेने से वो दुखी थी। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे वापस। दूसरी रानियां व अन्य स्त्रियां क्यों दुखी थी? दूसरी रानियां व अन्य स्त्रियां इसलिए दुखी थी क्योंकि उनके बहुमूल्य कपड़े व गहने कलकत्ता के बाजार में बिक रहे थे। क्या क्या नीलाम हो रहा था? नागपुर के जेवर गहने, लखनऊ के नौलखा हार आदि नीलाम हो रहे थे। बेजार सरेआम नौलख बिकानी, शब्दों के अर्थ लिखिए। बेजार मतलब होता है पीड़ित, सरेआम मतलब सबके सामने, नौलख मतलब होता है बहुमूल्य, बिकानी मतलब होता है बिक्री होना। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। कुटिया में, कुटियों वाले में क्या होता है? कुटियों में थी विषम वेदना। विषम वेदना मतलब होता है क्या होता है? कठिन पीड़ा, तकलीफ। महलों में आहत अपमान, महलों में आहत अपमान होता था कि रानी के आते ही वह वो राजा की मृत्यु हो गई है। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, लेकिन वहाँ के जो वीर सैनिक थे उनके वह दूसरी ओर महलों की इज्जत धूल में मिल रही थी। वीर सैनिक अंग्रेजों के सामने कमज़ोर भले ही थे, पर उनके मन में अपने पूर्वजों का जो गर्व कूट कूट के भरा हुआ था। नाना दुधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो नाना थे उनके, लक्ष्मीबाई के दुधू पंत वो जुटा रहे थे सारा सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, और वे इधर छबीली यानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था। महल व राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जागृत कर लिया, और युद्ध का उनको मतलब ट्रेनिंग दी गई, अपनी सेना में शामिल कर लिया उन लड़कियों को भी जो लेडीज़ थी वहाँ पे। देवी दुर्गा के आह्वान की यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ से तो बहाना था उन्हें अपनी खोई स्वतंत्रता को पुनः पाना था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। तो उनको तो वो देवी किसकी पूजा कर रहे थे? ये पूछ सकता है आपसे, देवी दुर्गा के आह्वान की पूजा करते हैं। अंग्रेज शासन में गरीबी और महलों में रहने वाले कैसे दिन बिता रहे थे? अंग्रेज शासन में गरीब कठिन मुसीबतों में दिन बिता रहे थे। वह महलों की इज्जत धूल में मिल रही थी। पेशवा बाजीराव क्या कर रहे थे? पेशवा बाजीराव अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के आवश्यक सामान जुटा रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के लिए क्या कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के लिए स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जागृत कर रही थी और युद्ध का उनको ट्रेनिंग देती थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, तो उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। इसका मतलब होता है कि देवी दुर्गा के आह्वान के लिए युग शुरू हुआ, पर युग तो बहाना था, अपने खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः याद दिलाना था। आगे देखिए 11 नंबर कविता को करेंगे। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हामपुर में थी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुने कहानी। अंतरतम का मतलब होता है हृदय, अंतरतम का मतलब होता है हृदय, अंदर तक का मतलब। चेती मतलब जागृत होगी। लपटे मतलब छाना, प्रचंड रूप से फैल जाना। उकसाना मतलब प्रेरित करना। अंग्रेजों में अपनी आज़ादी छीन लेने के बाद महलों में आग की तरह फैल रही थी, तो समाज के अन्य वर्गों में भी अंग्रेजों के प्रति गुस्से से भरे थे। आज़ादी प्राप्त करने का यह जोश जुनून उनके हृदय से निकल रहा था, और आज़ादी प्राप्त करने के लिए जोश जुनून उनके हृदय से निकल रहा था। और झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी। लखनऊ में यह जोश आग की लपटों की तरह फैल गया था। मेरठ, कानपुर और आज़ादी प्राप्त करने की बात सबके दिल में ही थी। और
जबलपुर कोल्हामपुर के लोगों में यह बात भरनी थी, अर्थात उनके प्रेरित करना था। कोई किस लोगों में यह बात भरनी थी, ये प्रश्न पूछेगा यहाँ से। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में बात भरनी थी। यह कहानी हमने हरबोलों के मुंह से सुनी थी। और झांसी वाली रानी अंग्रेज़ों के खिलाफ मर्दों के समान लड़ी थी। तो इसके प्रश्न देखेंगे हम थोड़ा सा यहाँ से। समाज के अन्य वर्ग अंग्रेज़ों के प्रति गुस्से से क्यों भड़क गए थे? अंग्रेज़ों ने हमारी आज़ादी छीन ली, लेने के बाद महलों में आग की तरह फैली थी, इसलिए समाज के अन्य वर्ग भी अंग्रेज़ों के प्रति गुस्से से भरे थे। आज़ादी प्राप्त करने का जोश कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था? आज़ादी को प्राप्त करने का जोश मेरठ, पटना, कानपुर, झांसी, दिल्ली सभी के दिलों में फैला हुआ था। ये आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, शहर याद रखना है। मेरठ, पटना, कानपुर, झांसी और दिल्ली। आज़ादी के लिए किसे प्रेरित करना शेष था? आज़ादी के लिए जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों को प्रेरित करना जरूरी था। अंतरतम, चेती, लपटे, छाना शब्दों के अर्थ है। अंतरतम मतलब हृदय, चेती मतलब जागृत, लपटे, छाना मतलब प्रचंड रूप में फैल जाना। तो नेक्स्ट इसका करेंगे अभी 12 नंबर, इस स्वतंत्रता महायज्ञ वाला करेंगे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुदू पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती, जुर्म मतलब अपराध, उनकी तो कुर्बानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। तो इसमें काम आना मतलब कुर्बानी देना, ठीक है। अभिराम मतलब होता है सुंदर, मनमोहक का मतलब होता है गगन, आकाश, जुर्म मतलब अपराध होता है, ये आपको पता है, कोई जुर्म करता है। तो आज़ादी के इस महायज्ञ में कई वीरों की अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। इनमें नाना दुदू पंत, तात्या, अजीमुल्ला अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास के रूप में आकाश में इनका नाम सूरज चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि इन्होंने कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेजी जुर्म के खिलाफ अपना बलिदान दिया था। इस कहानी में हमें हरबोलों की मुझसे कहानी सुनने को मिलती है। अब हम 13 नंबर पढ़ेंगे, इनकी गाथा वाला। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ दूध पंथ आसमानों में। तो पहले हम इसके प्रश्न आंसर रह गया वो कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर वाले के, फिर उसके बाद में इसको पढ़ेंगे आगे। आज़ादी के इस महायज्ञ में किन किन वीरों ने कुर्बानी दी, ये आपको बता दिया मैं। दूदू पंत, तात्या, अजीमुल्ला अहमद और मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह ने। इन वीर सैनिकों के नाम किस प्रकार अमर रहेंगे? इन वीर सैनिकों के नाम भारत के इतिहास रूपी आकाश में सूरज चांद की भांति अमर रहेंगे, याद रखना, सूरज चांद की भांति। अंग्रेज व इस कुर्बानी व त्याग को क्या कहते थे? अंग्रेज इस कुर्बानी व त्याग को जुर्म अपराध कहते थे। काम आना, अभिराम, गगन शब्दों के अर्थ है। काम आना मतलब कुर्बानी देना, अभिराम मतलब सुंदर, गगन मतलब आकाश। तो अब हम क्यों पढ़ेंगे, इनकी गाथा वाला हमने पढ़ लिया अभी। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो गाथा मतलब कहानी होता है। द्वंद्व मतलब दो वीरों में युद्ध होता है। आसमान मतलब असमान मतलब जो बराबर न हो। अजब मतलब अजीब या विचित्र होता है। हैरानी मतलब आश्चर्य। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि भारत के इन राज्यों की बात छोड़ दे तो जिन्हें अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक दिए, आओ अब झांसी के मैदान में चलें, जहाँ लक्ष्मीबाई के मर्दों में मर्द बनकर खड़ी है, मर्दों में बढ़कर वीर योद्धा के रूप में खड़ी है। जब जवानों के साथ लेकर लेफ्टिनेंट वोकर वहां पहुंचा तो रानी ने उनसे युद्ध करने को अपनी तलवार खींच ली। उसके बाद दो असमान योद्धाओं के बीच युद्ध हुआ। असमान मतलब वो तो पहले से ट्रेंड थे, साथ में वो अंग्रेज़ थे, तो उनके सामने एक लड़की या लेडी जिसको कह सकते हैं रानी झांसी की बाई लक्ष्मीबाई वीरता के साथ डटकर उनका मुकाबला कर रही थी। लेफ्टिनेंट वोकर को घायल कर दिया और भागने के लिए मजबूर कर दिया। वह हैरान थे कि रानी उसे परास्त कर दिया। रानी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेले का। तो ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसको आश्चर्य हुआ था, तो लेफ्टिनेंट वोकर को आश्चर्य हुआ था, ध्यान रखना, क्योंकि वो भाग गया था उनके डर से, रानी के जिसे घायल होकर। रानी ने युद्ध करने के लिए किसके सामने अपनी तलवार खींची? अंग्रेज वोकर के सामने, ठीक है। रानी ने किसे घायल कर दिया? लेफ्टिनेंट वोकर को घायल कर दिया। वोकर क्यों हैरान था? मैंने कहा था ना प्रश्न आएगा, देखो। वोकर इसलिए हैरान था क्योंकि रानी उन्हें परास्त कर दिया था। गाथा, द्वंद, अजब शब्दों के अर्थ क्या? गाथा मतलब कहानी, द्वंद मतलब दो वीरों में युद्ध, अजब मतलब विचित्र होता है। तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट इसका दुआ होगा, ठीक है। रानी बड़ी कालपी आई, नहीं दो और होंगे भी। रानी बड़ी, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन एक ही वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि 1 घंटे का हो, ताकि एक ही वीडियो में पूरी
लेसन है वो कंप्लीट हो जाए, तो आप पढ़ते रहें कंटिन्यू। रानी बड़ी कालपी आई पर 100 मील निरंतर पार। कितने मील पार करके आई थी? 100 मील। देखो रानी आगे बढ़ती और 100 मील का रास्ता, निरंतर मतलब लगातार होता है, स्वग सिद्धार मतलब मर जाना, अधिकार करना मतलब कब्जे में करना, काल मतलब तुरंत। तो इस तरह का यहाँ से पढ़ेंगे कि रानी आगे बढ़ती रही, 100 मील का रास्ता पार कर वह कालपी पहुंची, उसका घोड़ा थक कर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। उधर यमुना के तट पर युद्ध में अंग्रेज रानी के हाथों पराजित हो गए। रानी विजय होकर आगे बढ़ी और ग्वालियर को भी जीत लाई। तो ये 100 मील का रास्ता पार करके, आपसे पूछ सकता है कि कितने मील का रास्ता पार करके रानी है वो कालपी पहुंची थी, ठीक है ना। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। अंग्रेजों का मित्र कौन था? ग्वालियर का राजा सिंधिया। उसने रानी से डरकर अपनी राजधानी को छोड़ दी और भाग खड़ा हुआ। रानी झांसी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेले के मुँह से सुनी है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न है नीचे, इसमें पहले उस पर चर्चा करेंगे। रानी 100 मील पार करके कहाँ पहुँची? रानी 100 मील पार करके कालपी पहुँच गई थी। कालपी में रानी के साथ क्या दुर्घटना घटी? कालपी में रानी में घोड़ा थक कर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया था। रानी ने यमुना के तट के पश्चात किस स्थान को जीता? रानी ने यमुना तट के पश्चात ग्वालियर को जीता था। याद रखना, यमुना तट के बाद किसको जीता? ग्वालियर को। ग्वालियर का राजा कौन था? ग्वालियर का राजा था सिंधिया। कौन था? सिंधिया था। अब आगे बढ़ेंगे हम। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था। अब कौन आ गया? राजा जनरल स्मिथ आ गया। उनके मुँह की खाई थी। काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। अब उनके साथ में जो सहेली थी उनका नाम था काना और मंदरा। याद रखना, ये प्रश्न पूछ सकता है कि उनकी 2 सहेलियाँ जो उनके साथ में युद्ध लड़ रही थी तो उनका क्या नाम था? काना और मंदरा। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, ठीक है। और पर पीछे हिरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। तो सम्मुख मतलब सामने होता है, मुँह की खाना मतलब हार खाना, ठीक है। रानी की जीत तो हुई पर दोबारा अंग्रेजों की सेना रानी की घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। कौन कर रहा था? जनरल स्मिथ कर रहा था। एक बार रानी से हार चुका था। उधर रानी के साथ उसकी 2 सहेलियाँ काना और मंदरा भी आई थी, ठीक है। और दोनों लड़ाई के मैदान में भारी मारकाट मचाई पर दूसरी ओर हयूरोज अपनी सेना के साथ आ पहुंचा। अब रानी को घेर लिया है, अब इनमें युद्ध होगा। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट में। ग्वालियर में जीतने के बाद रानी को किसका सामना करना पड़ा? ग्वालियर में जीतने के बाद रानी को जनरल स्मिथ का सामना करना पड़ा। रानी की 2 सहेलियों का क्या नाम था? काना और मंदरा। रानी किन 2 अंग्रेजों से गिर गई थी? रानी लक्ष्मीबाई स्मिथ और यूरोज के बीच से घिर गई थी। सम्मुख और मुँह की खाना का अर्थ क्या है? सम्मुख मतलब सामने और मुँह की खाना मतलब हार होना। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी 16 नंबर, 2 रह गए बस। रानी गई सिधार, रानी गई तो भी रानी मार काट कर चली बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, यह संकट विषम था अपार। अब यद्यपि क्या हुआ कि सैन्य मतलब सेना, विषम मतलब होता है डरावना, अपार मतलब जिसे पार पाना कठिन हो, वीर गति मतलब पाना, युद्ध में शहीद होना। यद्यपि रानी हिरोज और स्मिथ की सेनाओं से गिर गई थी, फिर भी वह सामने की सेना को क्या करती? चीरती हुई, सामने की सेना को चीरती हुई सेना के पार पहुंच गई, किंतु सामने क्या आ गया? नाला आ गया। यह संकट था विष अपार। विष मतलब डरावना। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आगे सवार। नया घोड़ा था, घोड़ा अटक गया, आगे भागा नहीं, उसको नाले को पार नहीं किया। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पे वार। अब रानी पे वार होने लगे, रानी शत्रुओं से गिर गई और सैन्य सी रानी घायल होकर गिर गई, उसे वीर गति प्राप्त हुई। मर्दों जैसे उस वीरांगना की कहानी हमने बुंदेले के हरमोलों के मुँह से सुनी है। तो रानी का नया घोड़ा क्यों अड़ गया था? क्योंकि आगे क्या आ गया था? नाले को पार करने के लिए अड़ गया था। रानी घायल कैसे हो गई थी? जब रानी को घोड़ा नाला पार न कर पाया तो पीछे करते हुए अंग्रेज सैनिक वहां आ गए, उन्हें रानी पर वार जैसे सैनिक की तरह घायल कर दिया। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री को क्या वर्णन किया गया है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम समय का वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो हमारी रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो वीर गति को प्राप्त हो जाती है दोस्तों। विषम मतलब डरावना, वीरगति पाना मतलब युद्ध में शहीद होना। अब लास्ट हमारा रहेगा 17 नंबर, इसको पढ़ेंगे और फिर हम प्रश्न आंसर की तरफ चलेंगे। तो लास्ट रहा है इसमें
रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज की, वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। कितनी उम्र में शहीद हो गई थी? 23 साल की उम्र में। मनुष्य नहीं अवतारी थी, उन हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सबको, रास्ता सबको दिखा गई। सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह से, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी का स्वर्ग, अब रानी का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया है, डेथ हो गई है। पथ मतलब रास्ता उन्होंने दिखाया, ठीक है। सिधार गई मतलब चली गई, मर गई। दिव्य मतलब अलौकिक देवताओं जैसी अवतारी थी वो। क्यों क्या थी? अवतारी थी। रानी का स्वर्गवास हो गया, वीरगति को प्राप्त होगी। अब चिता ही उसके दिव्य सवारी थी। चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी। आपसे प्रश्न पूछेगा उनकी दिव्य सवारी क्या थी? चिता, चिता। और उन्हें चिता पर रख दिया गया। उनका तेज आग के तेज से मिल गया, क्योंकि वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। उनकी अवस्था कुल 23 वर्ष की थी। उनकी आयु कितनी थी? 23 वर्ष की। 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता है कि वह मनुष्य नहीं, कोई अवतार थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी, और वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा के गई। जो सीख देनी थी वह देकर 23 साल की उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस संसार से विदा ली दोस्तों। और बहुत कुछ रानी है वो सिखा गई। रानी की दिव्य सवारी क्या थी? रानी की दिव्य सवारी, वीर गति को प्राप्त करने के बाद रानी की दिव्य सवारी उसकी चिता थी, जिस पे उसको लटाया गया था, जलाया गया था। रानी का तेज आग के तेज से क्यों मिल गया? रानी का तेज आग के तेज से मिल गया क्योंकि वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। मरते समय रानी की आयु कितनी वर्ष की थी? 23 वर्ष की थी। रानी हमें क्या शिक्षा देकर गई? रानी हमें स्वतंत्रता की देवी बनाकर बलिदान का मार्ग दिखा गई, अर्थात हमें बहादुरी की सीख दे गई। लास्ट होता है, जाओ रानी याद रखेंगे हम कर्तव्य भारतवासी। कर्तव्य मतलब किए हुए उपकार को मानने वाला। यह तेरा बलिदान जगवाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी, जो कभी मिटाई नहीं जा सकती उसको बोलते हैं अमिट निशानी। बूंदेले हर बोलों के मुँह से, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब कर्तव्य मतलब उपकार को याद रखने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला। अविनाशी मतलब कभी नष्ट न होने वाला। मदमाती मतलब मस्त करने वाली। स्मारक मतलब होता है याद दिलाने वाला, ठीक है। और अमिट मतलब जो न मिटने वाला, कभी जो मिटता नहीं है। तो ये यहाँ से रानी चली जाती है। अंत में कवित्री कहती है कि हे रानी, तुम तो स्वर्ग हो जाओ, मगर हम सब कृतज्ञ भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान हमें कभी नष्ट न होने वाली आज़ादी के लिए सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी न कहे, सच्चाई का गला घोट दे, चाहे अंग्रेज़ों द्वारा चाहे विजय प्राप्त कर ली गई हो, लेकिन झांसी को गोलों से नष्ट कर दे, पर यह भारतवासी आपका बलिदान है कभी नहीं भूलेंगे। हे रानी, तुम अपना स्मारक स्वयं होगी। तुम्हें याद रखने वाले स्मारकों की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अपनी कभी न कभी मिटने वाली निशानी हो, कभी नहीं मिटने वाली निशानी हो। और यह कहानी हमने बूंदेले हर बोलों के मुँह से सुनी है। रानी का बलिदान क्या जगाएगा? रानी का बलिदान है बस स्वतंत्रता का भाव जगाएगा। काव्यांश में किससे फांसी लगने की बात कही है? काव्यांश में सच्चाई को फांसी लगने की बात कही गई है। लक्ष्मीबाई किस प्रकार की निशानी है? अमिट निशानी, जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। झांसी रानी को क्या काम किया? झांसी वाली रानी ने क्या काम किया था? झांसी वाली रानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध खूब लड़ाई करी थी और उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया था। तो हमने ये इनके ज़्यादातर प्रश्नों को पढ़ लिया है, और इनके प्रश्नों का हम सीधा अब चलेंगे आपको MCQ में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमने इसमें देख लिया। प्रश्नों के बीच में भी आ जाएंगे, जो प्रश्न आएगा तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इनके प्रश्न देखेंगे। किस में नई जवानी आ गई थी? किस में बूढ़े भारत में आई थी फिर से नई जवानी थी? हमने पढ़ा था। सब ने किसकी कीमत पहचानी थी? आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी। ठीक है। बूंदेले हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, कहानी आ जाएगा इसमें। लक्ष्मीबाई किसके संग खेली थी? लक्ष्मीबाई नाना के संग खेली थी। नाना के संग। लक्ष्मीबाई किसकी अवतार थी? लक्ष्मीबाई शिवाजी का अवतार थी, देखना, ठीक है ना। लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? आपको पता है लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी उनकी महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी थी, ठीक है ना। राजमहल में खुशियाँ क्यों छा गई थी? लक्ष्मीबाई के आने से वहाँ की खुशियाँ छा गई थी। शिव और भवानी का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है? लक्ष्मीबाई और गंगाधर की जोड़ी के संदर्भ में दिया गया है, ठीक है। एक मिनट। इसके बाद में आइए, काव्यांश की भाषा किस प्रकार की है? काव्यांश की भाषा है वो बहुत ही
सरल है, सहज है। कालगति ने क्या कर दिया, काली घटा घेर लाई थी, कालगति है वो, ठीक है, काली घटा घेर के लाई। राजा के मरने पर रानी क्या स्थिति थी, रानी क्या हो गई थी, शोक में डूबी थी, रानी क्या हो गई थी, शोक में डूबी थी। डलहौजी को क्या करने का अवसर मिल गया, झांसी को हड़पने का अवसर मिल गया था। झांसी क्या स्थिति हो गई थी, झांसी अब क्या हो गई थी, वीरानी हो गई थी। अश्रु का पर्यायवाची आंसू होता है। व्यापारी बना दया कौन चाहता था, व्यापारी बना दया कौन चाहता था, डलहौजी, ठीक है, ब्रिटिश शासन कह सकते हैं। व्यापारी बना दया कौन चाहता था, तो डलहौजी को था इसमें मैंने। रानी क्या बन गई थी, रानी अब महारानी थी, ठीक है, दासी बन गई थी। रानी क्या बन गई थी, रानी क्या बन गई, रानी अब महारानी थी। अब पढ़ा था पेशवा को कहाँ कह दिया, बिठूर में, मैंने आपको कहा था ना कहाँ के थे पेशवा, बिठूर में। झांसी वाली रानी किस प्रकार लड़ी थी, झांसी वाली रानी है वो खूब लड़ी मर्दानी में। तो झांसी वाली रानी, निपात का मतलब होता है आक्रमण दिया हुआ है इसके अंदर, देखना, निपात का मतलब होता है, निपात मतलब आक्रमण। कलकत्ते के बाजार में क्या बिकता था, रानी के गहने और कपड़े बिकते थे। पर्दे की इज्जत कौन थी, पर्दे की इज्जत वहाँ की जो स्त्रियाँ थी, पर्दा करने वाली नहीं, वहाँ की जो रानियाँ, पर्दे की इज्जत वहाँ की जो दासियाँ थी उनके लिए यहाँ पे शब्द यूज किया था। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसमें, जो पर्दे की इज्जत कहा गया था, तो उसकी सखियाँ, हाँ उनकी सखियाँ जो थी ना, उनके लिए यहाँ पे शब्द अवसर यूज किया गया है कि उनकी जो सखियाँ थी उनके लिए। काली झांसी को हड़पने की वीरानी हो गई थी। आंसू ब्रिटिश शासन दासी, देखो दासियों के लिए कहा गया था, मैंने कहा था ना वहाँ पे जो दासियाँ थी ना उनके लिए वर्ड यूज किया गया था, बिठूर में आ गया था ये तो, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, एक मिनट रुको। पर्दे की इज्जत क्या थी, वहाँ की दासियाँ थी, ये देखना, ठीक है। वीर सैनिकों के मन में क्या था, अपने पूर्वजों का गर्व था इसके, ठीक है, इसमें ख से ही हो जाएगा। फिरोज के आने पर क्या हो गया था, रानी फिरोज के आने से डर गई थी, रुक गई थी, रानी भाग गई थी, घिर गई थी, रानी घिर गई थी, देखना, ठीक है। रानी के सामने कौन सा विषम संकट आ गया था, रानी के सामने विषम संकट आ गया था, नाला, आपके रास्ते में नाला आ गया था, उसको विषम संकट माना गया है। रानी लक्ष्मीबाई को क्या पाना था, वीर गति पानी थी। सिहनी विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया गया, रानी लक्ष्मीबाई के लिए किया गया है। रानी की दिव्य सवारी क्या थी, आपको पता होना चाहिए रानी की दिव्य सवारी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे रानी की दिव्य सवारी क्या थी, फिर मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। रानी को मनुष्य न मानकर क्या माना गया था, अवतारी माना गया था, क्या माना गया था, अवतारी। अगर आपने लेसन ढंग से पढ़ा है तो आप सब प्रश्नों के आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दे दोगे। रानी ने हमें क्या सिखाया था, रानी ने हमें सिखाया था कि किस तरीके से बलिदान, रानी ने हमें सिखाया था बलिदान देना, क्या देना भैया, रास्ता दिखाया था, बलिदान देने का रास्ता दिखाया था। उसके बाद में भारतवासी किसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, झांसी वाली रानी के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। झांसी की रानी किस प्रकार की निशानी कहा गया है, अमिट निशानी, जो कभी नहीं मिट सकती, अमिट निशानी के लिए कहा गया, अमिट निशानी। उसके बाद में ये आपके प्रश्न थे कुछ, ठीक है, ये इसके आंसर है, मैं आपको बता दूं जो मैंने अभी पढ़े हैं उनके आंसर है, देख लेना एक बार फिर से, कहीं आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो इसमें से आप आंसर देख सकते हो। बूंदेले हरबोलों से क्या बनाया गया था, ये तो हमने पढ़ लिया। लक्ष्मीबाई कौन थी, उसके बचपन का नाम क्या था, ये हमने सब पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ेंगे इनको, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दीपक बूझ गया, ये सब पढ़ लिया हमने। तो आज के लिए हम इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरीके से KVS की तैयारी करते रहें और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, आपको अच्छा लगे तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। और आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।